नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का किया लोकार्पण। केंद्र का भी लिया जायजा। कहा किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर लगातार काम जारी। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने की कवायद तेज। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। यात्रियों और व्यवसायों के हित के लिए गए निर्णय। फिल्मी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेट के मामले में रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसरों किया गिरफ्तार। 2,50,000 रुपए, एक एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद। हरिद्वार के 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। दलित महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप। जिला जज की कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश। लालकुआं कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर एक चरस तस्कर किया गिरफ्तार। 1 किलो 300 ग्राम चरस और 1 लाख रुपए बरामद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को सेलाकुई स्थित सगंध पौध केंद्र की भी पहुंचे, जहां उन्होंने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जायजा भी लिया। उन्होंने केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में टिमरू और तेज पत्ते की खेती को व्यावसायिक स्तर पर किए जाने की दिशा में काम जारी है। जल्द ही केंद्र से किसानों को दोनों प्रजाति के पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित कई विभागों के अधिकारी, औद्योगिक इकाइयों के संचालक भी मौजूद रहे। केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा। और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो टिमरू मिशन, जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तीसरी घोषणा की है कि सघन पौधा केंद्र अभी केंद्र के रूप में था, इसको एक्ट के माध्यम से एक फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट इसको के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई मंत्रियों और अधिकारियों को साथ लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित होनी है, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और
इसके अलावा जल्दी ही फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे, जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने की कवायद सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। इसके लिए सभी विभागों की ओर से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके बाद परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि जो भी निर्णय जनहित के लिए होंगे वह किए जाएंगे। यात्रियों और व्यवसायियों के हित में हम निर्णय ले रहे हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में रोडवेज नए स्वरूप में आएगा। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज चारधाम यात्रा की बैठक हो रही है और कल मैंने भी विभागीय समीक्षा की है और अभी हम इसके बाद हम सभी निजी वाहन स्वामियों से और अपने विभागीय अधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। जो विधि सम्मत होगा, जो हमारे जनहित में होगा, जो हमारे यात्रियों के हित में होगा और जो व्यवसायियों के हित में भी होगा, वो हम निर्णय लेंगे। इधर सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार का बजट अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास एवं बुनियादी ढांचे को आम मजबूत कर अंतिम छोर पर बैठे आम जनता को राहत देने वाला बजट पेश किया। वहीं हरित विकास के साथ युवा पीढ़ी की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता को राहत दी जा रही है। बुनियादी ढांचे के रूप में विकास और उस विकास में जोर दिया जा रहा है। सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, उस पर निवेश करना, समताओं को आगे बढ़ाना। जो समताएं हमारे देश के अंदर हैं उन समताओं को और आगे अच्छा बढ़ाए। हरित विकास की तरफ भी इस बार के बजट में बहुत विशेष ध्यान दिया गया है और युवा शक्ति को और हम कैसे उसको और मजबूती के साथ उसके आने वाले भविष्य के साथ साथ वो देश निर्माण में भी अपना योगदान दे, इस बजट के अंदर वो भी प्रोविजन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं नए पदाधिकारियों से मुलाकात की है। वहीं एक बार फिर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। अब हमारे पास माफी मांगने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। दो पावर हाउस हो गए, दो पावर सेंटर हो गए सरकार के। अब उनको क्यों सहानुभूति होने लगी भारतीय जनता पार्टी से? अब दो पावर सेंटर हो, चार पावर सेंटर हो, अपने सेंटर ठीक कर लें, पहले अपना एक सेंटर चुन लें, तो तब फिर उनकी बातों पे कुछ हम ध्यान देंगे। किस तरह से तो कहते हैं ना कि परोपदेश कुशल बहुत तेरे, तो हमको उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पूरा तंत्र है, हमारे पास वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक हर इकाई पर हमारे पास मजबूत तंत्र है। वो मजबूत तंत्र के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। कोश्यारी जी के आने से क्या फायदा होगा? उनका अनुभव का लाभ मिलेगा उनको। विधायक, विधान परिषद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम तरह के अनुभव उनके पास है। 80 साल की उनकी उम्र हो गई। एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में सिर फटौवल की स्थिति पैदा हो गई है। एआईसीसी की सूची में नाम ना होने के चलते कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर इस प्रकरण को लेकर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो कुल मिलाकर के जो मैसेज गया वो भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होगी। जिस तरह से उन्होंने अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके नेता लोग जो कह रहे हैं, जैसे कि मदन बिष्ट जी का, माननीय विधायक जी का बयान जो पड़ा है, उन्होंने कहा कि वही जिता लेंगे। तो वही जिता लेंगे मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और जनता सब जानती है कांग्रेस कहीं नहीं टिक पा रही है आने वाले समय में। अभी चाहे नगर निकाय का चुनाव हो और चाहे आने वाले 24 में चाहे अपने लोकसभा के चुनाव हो। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए भाजपा ने विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। कोटद्वार में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन में कुछ विरोधी पक्ष के खुरापाती तत्व घुस गए थे, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। पत्र बदले जाने की थी जिसमें वो अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी जो गिरफ्तार हुए थे। देखिए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने सल कमिश्नर हैं, उनको आदेशित किया है। उस पर जो है कि उनके नेतृत्व में उस पर निगरानी में इसकी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। लाठीचार्ज
और किस परिस्थितियों में वो लाठीचार्ज भी है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ इस तरह की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उस पर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। उस कारण से ये शायद घटना वहाँ पर हुई है, लेकिन इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जांच आ जाने के बाद में इस पर निश्चित ही सब पर कार्रवाई होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पिछले दिनों हुए तबादलों के दौरान आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले तिवारी यहां सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं। पदभार संभालने के बाद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को रोक लगाने, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने और पेंडिंग कार्यों को मौके पर जाकर पूरा कराने को अहम बताया। अवैध निर्माण है उसको प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया है उसके निस्तारण में तेजी ले आना, इसके अलावा जो कंपाउंडिंग की मैप यहाँ पेंडिंग है उसके लिए हमने प्लान बनाया। आज ही हम उसका आदेश जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा सेक्टर है, वहीं पर जाकर के समन कैंप आयोजित करेंगे और इसके लिए हर महीने का शनिवार की हम लोगों ने तिथि तय की है। लोगों के बीच जा करके और मौके का निरीक्षण करके त्वरित वहीं निस्तारण करेंगे हर सप्ताह। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रा के वर्क हैं उसमें हम लोग परमानेंट संपत्तियों के निर्माण की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। अधिवेशन की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही हैं। एआईसीसी के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है। इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को शामिल किया गया। वहीं महाधिवेशन की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के पूर्व नेता कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जगह मिली है। पूर्ण बैठक है। आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी, कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना चाहेगी, कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, कांग्रेस किस तरीके से पूरे भारत की जो एकता अखंडता उसको बनाए रखने के लिए काम करेगी, किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर परिसर में बंगीय संस्कृति सुधा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बंगाली समाज के क्षेत्र के संभ्रांत एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बंगाली समाज के कई लोगों ने अपनी मातृभाषा को बचाए जाने के लिए अपने अपने विचार रखे। जब मैं पीछे 5 साल मैं शिक्षा मंत्री था तो उस समय नई शिक्षा नीति के इस पार्ट को हमने उत्तराखंड प्रदेश में लागू किया है, जिसको अगले सत्र से बंगाली भाषा में, मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, बंगाली भाषा में पढ़ाया जाए 1 से 5 तक। इस भाषा को पढ़ाने के लिए हमारे बंगाली महासभा के बैनर तले हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और जो मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रूप दिखाया है। बांग्ला भाषा को बचाए रखने और उसके संवर्धन उन्नयन हेतु बंगीय संस्कृति सुधा समिति निरंतर प्रयास कर रही है और आज ये प्रत्येक वर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर बांग्ला भाषा के प्रति, बांग्ला संस्कार और संस्कृति के प्रति जो है प्रेम जागे, उत्साह जागे। उसी उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। दिनेशपुर में बंगाली महासभा की ओर से बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नगर पंचायत भवन में हुई सभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वे समाज की 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंचे थे, जिस पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने 3 मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। हमारा बांग्ला भाषा 1 से लेकर 5 की संस्कृति एवं परिवेश और विचार गोष्ठियां जिसमें आयोजन हो सके, जिसपे हमने 2 से 3 एकड़ भूमि चिन्हित करने के मांग की, जिस पर उन्होंने वहाँ जिला अधिकारी को हमारी मांग को त्वरित आदेश कार्रवाई करने के लिए आदेश किया। इसके पश्चात हमने हमारे रुद्रपुर में इंडियन गैस एजेंसी के सामने एक अपमानजनक हमारा स्थिति है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस
की बहुत छोटी सी एक मूर्ति लगाई जा चुकी, काफ़ी समय से मांग की जाती रही। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी कि उसका एक आदम कद की मूर्ति और उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग से उसका सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि अवमुक्त कर उसका निर्माण किया जाए, ताकि हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान पूर्ण रूप से। दिनेशपुर नगर पंचायत एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे जैसे अतिक्रमण हटाने वाली टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से आगे बढ़ रही थी, दुकानदार अपने आप दुकान के बाहर रखा सामान हटाना शुरू कर रहे थे। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि यह कार्यक्रम लगातार बीच बीच में चलाया जाता है। ना मानने वाले व्यापारियों का चालान भी काटा जाएगा। समय आए हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर महोदय द्वारा हमें अतिक्रमण पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी के क्रम में हमारे द्वारा श्रीमान अपने एसडीएम साहब को भी एक पत्राचार किया गया था और ईओ साहब को भी करा था। तो उसमें ये निर्णय निकला कि जो भी ये अतिक्रमण हो रखा है इसको तत्काल हटाया जाएगा। तो उसी में आज ये प्रथम कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे द्वारा होल्डिंग हटाई गई और बाहर जितने भी अतिक्रमण हुआ था उसको हटाया गया और कुछ लोगों के चालान भी करे हैं जिन्होंने बाहर लगाया हुआ था। और ये अतिक्रमण की कार्रवाई जो की गई है इसे हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी हमारे स्तर से। अगर फिर आज हटाने के बाद फिर दोबारा से लगाते हैं तो उसमें हमारे द्वारा पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये जो अभियान चलाया अब ये कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यू इनकी चालानी कार्रवाई होगी। हमने क्या है कि दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए दूसरी दुकान को छुपा देते हैं, जिस वजह से अतिक्रमण होता है। एक ने अपनी दुकान आगे बढ़ाई, दूसरे ने भी अपनी दुकान आगे बढ़ा दी। तो इसमें हम कंटिन्यू फिल्मी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेट के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसरों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 2,50,000 की नकदी, एक एप्पल का मोबाइल फोन, इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद हुए। आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय में पेश भी किया गया। रुड़की गंगा नहर कोतवाली में घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया। इसको देखते हुए इसकी बड़ी 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की CIO और थाने की टीम बनाई गई थी और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में 4 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला साल 2020 का है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर एक दलित महिला को सिडकुल थाने में लाकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद जिला जज की कोर्ट ने तत्कालीन सिडकुल थाना इंचार्ज प्रशांत बहुगुणा, तत्कालीन कोर्ट चौकी इंचार्ज दिलबर सिंह नेगी और 2 कांस्टेबलों के खिलाफ मारपीट और SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। काफ़ी पुराना है। माननीय न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत एक आदेश प्राप्त हो, जिसमें एक जो घटनाक्रम है उसको वृत्तांत मेंशन करते हुए उस पर अभियोग दर्ज करने की बात कही गई है। चूँकि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश था तो उस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अब चूँकि घटनाक्रम काफ़ी पुराना है, 2020 का इसमें बताया जा रहा है, तो अभी ये जाँच का विषय है कि उस टाइम में क्या पूरा वो प्रकरण रहा, तो उसकी अभी हम जाँच प्रचलित है।